हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोग के लिए जो हमने टैली की सीरीज स्टार्ट करी थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं और इसमें हम कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जब हम कंपनीज को बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ फीचर्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। उन फीचर्स की आज बात करेंगे। तो अगर आपने कोई कंपनी बना रखी है या आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपको कोई एडिशनल फीचर ऐड करना है या पहले के जो फीचर्स है उसको रिमूव करना है, तो उस फीचर्स को आप ऐड कर सकते हो उस कंपनी में और रिमूव कर सकते हैं। इससे आपका वर्क प्रोफाइल जो है सिंपल हो सकता है। जैसा आपको अकाउंटिंग चाहिए आप वैसे ही कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि जो हमने BFS कंपनी बनाई थी उसके फीचर्स को हम देखते हैं। तो BFS को पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो Alt F3 से हम BFS में आ जाते हैं और इसके बाद यहीं पर आपको दबाना है F11। F11 होता है गाइस फीचर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सी कंपनी में फीचर्स को अनेबल करना, तो BFS में करना है, तो इसमें आ गए। अब यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे यस और नो आता है। तो अगर आपको फीचर्स सारे देखने हैं तो यस रखिएगा इनको। आपके पास बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो 5 तरह के करीबन 6 तरह के इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला इंफॉर्मेशन है, पहला फीचर्स है अकाउंटिंग फीचर्स, दूसरा है इन्वेंट्री, तीसरा है टैक्सेशन, चौथा है ऑनलाइन एक्सेस और पांचवा है पेरोल। उसके अलावा आपके पास अदर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना है या ऐड करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो अकाउंटिंग फीचर्स की ओर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी में इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हटाना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। और आपको लगता है कि आपकी कंपनी में टैक्सेशन एप्लीकेबल है और टैक्स भी आपको मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ टैली, आपको रिपोर्ट्स फाइल करनी है, TDS रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, ये सब टैली से ही फाइल करनी है, तो आप टैक्सेशन फीचर्स की ओर जा सकते हैं। इसके बाद है आपके पास ऑनलाइन एक्सेस। अगर आप अपने टैली को ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ऑनलाइन एक्सेस, इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे फीचर्स, आप किसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेरोल। अगर आप चाहते हैं कि टैली के अंदर अपना पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे आप देखते हो कि एम्प्लॉयज़ के डाटा, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनकी सैलरी क्या है, वो सब कुछ अगर आपको मेंटेन करना है टैली के अंदर पेरोल, तो आप यहाँ पे पेरोल को भी अनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा अदर्स के अंदर अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस एंड मार्क मॉडिफाई वाउचर्स। अगर आप किसी वाउचर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये अदर्स की हम बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली अपने 4 सेगमेंट को डील करेंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और पेरोल। जो टैली सॉफ्टवेयर है बेसिकली इन 4 के लिए ही काम करता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और पेरोल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एक थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर लेट सपोज हम अकाउंटिंग फीचर्स की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपके पास आता है मेंटेन अकाउंट्स, मतलब आप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, यस, ठीक है। क्योंकि हम तो अकाउंटिंग के लिए ही टैली यूज कर रहे हैं तो यस रहेगा, ठीक है। इसके बाद है अनेबल बिल वाइज एंट्री। इसका क्या मतलब है, जैसे आप कभी कोई ट्रांजेक्शन्स को टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, आपने किसी से परचेज किया, मान लो A से 4 बिल परचेज किए, आप चाहते हैं कि हर एक बिल की सेपरेट रिकॉर्ड जनरेट हो, तो उसे बोलते हैं अनेबल बिल वाइज एंट्री। आप एक एक बिल वाइज एंट्री करेंगे, एक एक बिल की एंट्री आपके पास रिकॉर्ड रहेगी, ठीक है। आपने किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करा, किस बिल के अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट इशू करा, डेबिट नोट इशू करा, वो आपको रिकॉर्ड रहेगा। उस बिल के अगेंस्ट कितना पैसा देना है या लेना है वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। इसको बोलते हैं अनेबल बिल वाइज एंट्री। अनेबल कॉस्ट सेंटर्स। अनेबल कॉस्ट सेंटर्स का क्या मतलब है, ये एक अलग ही लेवल की अकाउंटिंग हो जाती है। जो कंपनी कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो इनको अनेबल करते हैं। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब होता है, लेट सपोज मान लीजिए दिल्ली के अंदर आपके 10 स्टोर हैं, तो आप जो भी खर्चा है उन 10 स्टोर में या तो एलोकेट करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर स्टोर में खर्चा एलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो जो मेरे अलग अलग स्टेट है वो मेरे कॉस्ट सेंटर है जहाँ पे मेरा कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर वाइज भी चाहें तो खर्चा बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये एक अलग ही लेवल की अकाउंटिंग है, उसको हम बाद में डील करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये हमारे किसी पार्ट का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या है, अब
यहाँ पे आप इसको चाहे तो नो कर सकते हैं या यस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग भी मेंटेन हो और इन्वेंट्री भी मेंटेन हो तो इसको यस रखिए। अगर आप चाहते हैं इन्वेंट्री मेंटेन ना हो तो नो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी जो स्टॉक्स में डील करती है वो तो इन्वेंट्री भी मैनेज करना चाहती है बुक्स के साथ, तो वो इनको भी साथ के साथ एंट्री करती है टैली के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है आपके पास, आपने जैसे यस कर दिया तो आपके पास, अगर हम देखिए इसको नो करके देखते हैं नो में क्या होता है, तो सारा ऑप्शन नो हो गया गाइस। इसको यस करते ही ऑप्शन खुल जाएंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अकाउंट्स बनाया है वो मेरी इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट हो जाए, इसको मेरे को यस करना है। ठीक है, अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, अगर आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना, जैसे आपने 100 रुपये में खरीदा आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। जब आप इन्वेंट्री के बेसिस पर हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इन एक एक लेवल्स को, या आपको बैच वाइज एंट्री करनी है। ठीक है, जॉब ऑर्डर प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर आप कॉस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं या जॉब कॉस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको हम बाद में देखेंगे गाइस। ठीक है, इन इन लेवल्स को हम बाद में देखेंगे इन्वेंट्री के अंदर। ये अलग अलग टाइप्स की कंपनी टू कंपनी डिफर करती है कि किस टाइप का आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है। ठीक, ओके सर। इसके बाद बात करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टैक्सेशन के ऊपर। ये आपके लिए खास तौर पर है, चाहे आप इन्वेंट्री मेंटेन करें ना करें, लेकिन जनरली आप अगर सर्विस दे रहे हैं या फिर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आप पे जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक है। वो क्या होता है उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, जीएसटी के आप बेसिक लेक्चर्स को देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डील करके बता दूंगा। मैंने टीडीएस की सीरीज भी बना रखी है कुछ, और जीएसटी से रिलेटेड भी, तो आप उस सीरीज में जाके जीएसटी और टीडीएस का ज्ञान ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो यस कर लीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड जीएसटी की डिटेल भरनी है। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पहली डिटेल जाएगी कि आप कौन से स्टेट से हो, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है, ये क्या होता है मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए मैं जीएसटी पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आपका एसएससी ऑफ द अदर टेरिटरी तो नहीं है। ठीक है, आप पे जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन जब से लिया है जब आप डाल सकते हैं। आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप जो अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं वो मंथली फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं, वो डलेगा आप पे जो भी एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल फीचर, अगर आपको कोई सेट करना है। अब होता क्या है, मैं इस पे भी आपको आगे डील करूंगा जीएसटी के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे सेट एंड ऑल्टर जीएसटी रेट्स, यहाँ पे आपको यस नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आप कंपनी लेवल पे जीएसटी को सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, सर्विस बहुत सारे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे जीएसटी को सेट नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरे लिए यहाँ पे नो ही रहने दूंगा। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या भरनी पड़ेगी, डिटेल्स, कि आप कौन सी सर्विस देना चाहते हैं और क्या डिटेल्स है, तो उन सब की डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे इसको नो ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा कंपनी लेवल पे जीएसटी नहीं डालना। मैं जब इन्वेंट्री बनाऊंगा, यूनिट्स जो बेचूंगा, उस पर मैं जीएसटी को सेट करूंगा। ठीक है, अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, जैसे आपको एडवांस में मिलता है पैसा तो आपको जीएसटी उस टाइम पे लगाना पड़ता है, पे करना पड़ता, तो इसको अनेबल कर सकता हूँ। आप पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास जीएसटी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप मोबाइल बेचते हैं, आप लैपटॉप बेचते हैं, आप टीवी बेचते हैं, हर प्रोडक्ट पे एक अलग अलग जीएसटी है। ठीक है, आप कपड़े बेचते हैं तो आपके पास एक अलग अलग जीएसटी रेट्स होते हैं, तो आप अलग अलग क्लासिफिकेशन बना सकते हैं जीएसटी कि इस वाले कैटेगरी के लिए यही जीएसटी लगेगा, इस वाले कैटेगरी के लिए यही जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो आप एलयूटी बॉन्ड वगैरह बनाते हैं तो आप यहाँ पे भी उसको यस कर सकते हैं। ठीक है,
तो नो मैं रहने देता हूँ। इसके बाद है इनवॉइस फीचर्स। इनवॉइस फीचर्स का मतलब है कि अगर आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है तो आप जीएसटी से इनवॉइस इशू कर सकते हैं यस करके। एप्लीकेबल कब से है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है। ईबे बिल का आपको पता है जनरली कि 50,000 से ऊपर का बिल होता है तो ईबे बिल अप्लाई हो जाता है। मतलब अगर आप एक बार में 50,000 से ज़्यादा का माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं बाय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड, ठीक है, तो आप पे ईबे बिल एप्लीकेबल हो जाता है गाइस। और तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भरनी है अगर वो आप पे एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो आपके ऊपर है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं ईबे बिल विद इनवॉइस तो यस कर लीजिएगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इसको आप यस कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये डिटेल भरी जाएगी और जैसे आप ये डिटेल भरेंगे सेव कर लेंगे। फिर आपके पास आता है कि आपको टीडीएस अनेबल करना है, तो आप यहाँ पे टीडीएस अपनी कंपनी का अनेबल कर सकते हैं। टीडीएस की डिटेल मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको जीएसटी टीडीएस की नॉलेज होगी, ठीक है। नहीं है तो आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं, मैं आप लोग के लिए टीडीएस जीएसटी की पूरी वीडियोस लेकर आऊँगा और बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना टैन नंबर, जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते तो जीएसटी की डिटेल आती है, वैसे ही आप टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कराते तो आपके पास टैन नंबर आता है। वो टैन नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स और टैन नंबर यहाँ पे डालना है, वो आपने डाल दिया। फिर डिडक्टर आप कंपनी है, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। हम तो कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी डालेंगे, ठीक है। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन अगर आपको डालना है एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है सेट डिटेल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो टीडीएस काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस पर्सन का नाम। जनरली यहाँ पे क्या आता है, मालिक का नाम आता है या डायरेक्टर्स का नाम आएगा अगर आपको डालना है, या फिर कंपनी ने किसी पर्सन को, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, सीएफओ हो गया, अगर वो कहता है मेरी डिटेल्स डालो तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। जो रेस्पॉन्सिबल है आपको यहाँ पे भर देना है। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया, लेट सपोज आपने डाल दिया, फिर यहाँ पे आएगा रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल, इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको इग्नोर करना है इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, कि आपको ये नहीं देखना है कि उस पर क्या टीडीएस है, एग्जाम्पशन है नहीं है, मेरे को टीडीएस काटना है तो आप कर सकते हो। ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टीडीएस का रूल्स लगाना चाहते हैं। बेसिकली इनको आपको कॉन्फ़िगर करना चाहिए गाइस, ठीक है। इग्नोर करना है तो मैं इसको जनरली बाय डिफॉल्ट नो ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नो ही होना चाहिए, कहीं गलती से गलत टीडीएस ना कट जाए। इसीलिए एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स, जो हमारे स्टॉक आइटम्स हैं उनके लिए अगर मेरे को टीडीएस काटना है तो मैं उसको एक्टिव कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है कि परचेज पर भी अब टीडीएस कटने लगा है तो आप इसको चाहो तो यस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको नो करके भी रख सकते हो। तो मैं इसको अभी नो कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है, आप पे है या नहीं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पे टीसीएस एप्लीकेबल है तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो टीडीएस और टीसीएस उसका सेम ही होता है, अगर आप पे लग रहा है तो आप लगा सकते हैं और डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। फिर है अगर आप पे वैट एप्लीकेबल है तो आप वैट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्साइज अवेलेबल है तो एक्साइज ड्यूटी की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगे। आप डीलर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, किस टाइप का आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्साइज का नंबर होता है, ईसीसी नंबर वो डालना होता है आपको। यहाँ पे सेट करना पड़ेगा सेम जीएसटी की तरह है कि इस कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो उस पर क्या रेट लगेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। डिफाइन एक्साइज टैरिफ एंड ड्यूटी डिटेल्स ऑफ मास्टर्स, नो, ये सब रहने देता हूँ अभी मैं। तो ये जो गाइस है आपके पास बेसिकली आज की डेट में 90% मतलब 80% मान के चलो केसेस में आपका जीएसटी और टीडीएस और टीसीएस ही एप्लीकेबल होता है। बहुत कम हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिन पे आपका वैट एक्साइज अनेबल होगा, ठीक है। और सर्विस टैक्स भी बहुत कम सेक्टर, क्योंकि आपको पता है वैट और एक्साइज तो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे ये एप्लीकेबल होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होते हैं, क्रूड ऑयल्स पे होते हैं, ठीक है। तो ये रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स जो है वो अनेबल अगर आप पे है तो अनेबल कर सकते हैं, उसकी डिटेल भर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इन पे मैं एक एक बाद में वीडियोस बताऊंगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं,
कोई वैट के लिए कर रही हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमारी जो सीरीज रहेगी वो जीएसटी के ऊपर ही रहेगी, तो वहाँ पे मैं जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस की बात करूँगा, एक्साइज की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल्स को कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन को छोड़ देते हैं पेरोल। अगर आप पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। अनेबल पेरोल ही स्टेटरीज, मतलब स्टेटरीज डिटेल्स अगर आपको भरना है, जैसे पीएफ पेरोल मेंटेन करते तो एम्प्लॉय का पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, तो उसकी भी एलडब्ल्यूएफ कटता है, ठीक है, या फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो उन सब की डिटेल्स भी आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप डिटेल्स भर सकते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के ऊपर प्रोविडेंट फंड का क्या है नंबर, ठीक है, या फिर आपके पास नेशनल एनपीएस किसी ने ले रखा है तो वो डाल सकते हो। इनकम टैक्स अगर आपको किसी का टीडीएस टीडीएस काटना है तो उनकी डिटेल्स आप भर सकते हो, या कोई अदर टैक्स है क्या है तो उनका आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग है, इनको हम बाद में डील करेंगे कि अगर कंपनी सिर्फ पेरोल मेंटेन करना चाहती है कंपनीज के अंदर। अब होता क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो क्या चाहती है, सारी की सारी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और पेरोल एक ही सॉफ्टवेयर पे हो जाए टैली के अंदर। बहुत ऐसी कंपनीज है जो अकाउंटिंग के लिए टैली यूज़ करती है, इन्वेंट्री के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, पेरोल के लिए वो एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। तो ये डिपेंड करता है, और टैक्सेशन के लिए वो एक अलग सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करती है। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि अगर हमने टैली लिया है छोटी कंपनी से तो हम सब चीज़ एक ही कंपनीज में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे कि अकाउंटिंग सिर्फ कैसे मेंटेन करनी है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, टैक्सेशन कैसे मेंटेन करना है, पेरोल कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो वो कैसे आपकी बनती है, वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स वगैरह, ठीक है, उनको सेटिंग वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी गाइस, ठीक। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करा है कि सारे फीचर्स को थोड़ा थोड़ा सा बताने की। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।